क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन, जिसका हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं और उसका आंसर भी। ठीक है, इसमें पहला सवाल है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो निर्वात में। ठीक है, अगला सवाल है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, यानी किसी भी वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनाता है, यानी कौन सा दर्पण जो है किसी वस्तु का आवर्धित, यानी आवर्धित मीन्स होता है बड़ा, किसी वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो आवर्धित और काल्पनिक, अगर काल्पनिक का है तो समतल भी बनाता है, उत्तल भी और अवतल भी, लेकिन यहाँ पर आवर्धित बात किया गया ना, तो आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो अवतल दर्पण। ठीक है, अगला सवाल है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल, संयुग्मी फोकस संभव है केवल किस दर्पण में संयुग्मी फोकस संभव है? तो है अवतल दर्पण। ठीक है, अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के समूह किसी भी दूरी पर रखने से, यदि किसी वस्तु को दर्पण के समूह किसी भी दूरी पर रखने से उसे वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, सदैव सीधा और छोटा बनता है, यानी सदैव छोटा और सीधा कौन बनाता है जी? तो उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर सीधा प्रतिबिंब बनता है और दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी किस दर्पण से उल्टा और सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है? तो वह अवतल दर्पण। ठीक है, अगला सवाल है, उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण से सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है? यानी उत्तल दर्पण में जो है कहाँ प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण जो है ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, यानी हमेशा पी और एफ के बीच प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है, अगला सवाल है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को क्या करती है? परावर्तित करती है। हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को क्या करेगी? परावर्तित करेगी। ठीक है, अगला सवाल है, किस दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, यानी कौन सा दर्पण जो है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता है? तो समझिए यहाँ पे कौन सा दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता है? यहाँ अवतल नहीं होगा, यहाँ उत्तल होगा। ठीक है, कह रहा है किस दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? तो समतल दर्पण भी नहीं बना सकता है, अवतल भी बनाता है। ठीक है, लेकिन उत्तल भी नहीं बनाता और समतल भी नहीं बनाता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण से। ठीक है, अगला सवाल है, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण के, यानी कोई अवतल दर्पण है, इसके फोकस से, इसके यानी पी एफ सी, अवतल दर्पण के फोकस है, जब प्रकाश को अवतल दर्पण के फोकस से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद क्या होता है? मुख्य अक्ष के समानांतर होता है। तो कह रहा है अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परिवर्तन के बाद, यानी परावर्तन के बाद क्या होती है? मुख्य अक्ष, यानी मुख्य अक्ष को बोलते हैं क्या? प्रधान अक्ष, यानी मुख्य अक्ष क्या होती है? समानांतर हो जाता है। अगला सवाल कह रहा है, क्या समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त कर सकते हैं? क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समतल दर्पण जो होता है केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अगला सवाल है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री कोण बनाते हुए टकराती है। एक प्रकाश किरण है जो समतल दर्पण है, जो प्रकाश किरण जो समतल दर्पण पर 60 डिग्री कोण बनाते हैं, यानी ई वाला कोण दिया है कितना? 60 डिग्री, यानी कोई समतल दर्पण कोई प्रकाश किरण है 60 डिग्री कोण बनाते हुए क्या हो रही है? आपतित हो रही है। तो कह रहे यहाँ पे, यानी सवाल का कर रहा है, टकरा कर आपतित होती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? यानी पूछ रहा है आर, पूछ रहा है, यानी ये आर का मान पूछ रहा है, आर। तो पहले हमको आई निकालना पड़ेगा, जब आई निकाल लेंगे तो आर भी निकल जाएगा। तो हम जानते हैं, यानी टोटल कितना का है? 90 डिग्री, टोटल जो है 90 डिग्री, टोटल 90 डिग्री में से हमें टोटल 90 डिग्री में से अगर इस 60 डिग्री हटा देंगे तो आपतन कोण नहीं निकल जाएगा, यानी 90 माइनस 60 यानी हो जाएगा कितना? 30, यानी आपतन कोण का मान हो गया 30। और हम जानते हैं परावर्तन के नियम से आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए आई 30 डिग्री है तो आर भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 सही होगा। यानी प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? 30 डिग्री होगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या, यानी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे दिया, यानी आर का मान दे दिया है कितना? 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या कितना है, यदि उसकी
वक्र त्रिज्या इतना है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो यहाँ निकालना है एफ। तुम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, r/2, यानी कि आर का मान कितना दिया है 32/2, कटेगा तो कितना रहेगा 16 सेंटीमीटर। यानी एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्र त्रिज्या कितना दिया है 32 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी क्या होगी 16 सेंटीमीटर। क्योंकि समझिए यहाँ पे इसकी जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए प्लस में 16 सेंटीमीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला सवाल, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब समझिए यहाँ पे फोकस दूरी दे दिया 20 सेंटीमीटर, तो कह रहे हैं यहाँ वक्र त्रिज्या का होगा। तुम जानते हैं आर बराबर क्या होता है 2f, यानी आप लिखेंगे 2 गुणे और एफ का मान दिया है 20, 20 दूने का हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्र त्रिज्या क्या होगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला सवाल है, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं, यानी वैसा पदार्थ जिनके आर पर प्रकाश जा सके उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। और जिनके आर पर नहीं जाएगा उसे बोलेंगे अपारदर्शी, और जिनके आर पर थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से जाता है उसे बोलते हैं क्या परभाषी। यानी यहाँ पूछ रहा है वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है, हमारी आंखें जो देख सकती है, हमारी आंखें जो देख सकती है वह वस्तु होती है, तो हमारी आंखें किस वस्तु को देख पाती है, दिव्य वस्तु को देख पाती है, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसी को देखेगी, यानी दिव्य वस्तु से प्रकाश निकलता है, इसलिए हमारी आंखें उसी वस्तु को देख पाती है जो वस्तु दिव्य वस्तु होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन, यानी यहाँ पूछ रहा है एम का मान माइनस में, यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो हम जानते हैं, समझिए यहाँ पे जब भी एम का मान माइनस दे रहा है ना, और एम का मान समझिए इसको बता दे रहे हैं प्लस में, तो एम का मान अगर माइनस दे रहा है तो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा, और एम का मान अगर एम का मान माइनस दिया रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है वास्तविक और उल्टा, और एम का मान अगर प्लस में दे रहा है तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक, और वास्तविक हमेशा क्या होता है उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, किसी दर्पण के सामने आप चाहें कि जितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, यानी कौन सा दर्पण जो है आप कहीं भी दूरी पर खड़े रहे आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है, तो जो दर्पण है समझिए यहाँ पे समतल भी बनाता है सीधा, समतल भी सीधा बनाता है और उत्तल ही बनाता है, और यहाँ अवतल ही बनाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या दे रहा है समतल और उत्तल दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किस दर्पण के सामने आप जितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनाएगा, तो यह समतल और उत्तल दोनों तीनों है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से क्या है ऑप्शन नंबर डी का है सही है। ठीक है, अगला सवाल है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, यानी आप पूछ रहा है सवाल कि एक अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब जो प्राप्त हुआ है वो आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा है, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा है, तो पूछ रहा है कि वस्तु का कहाँ रखा गया है, तो हम जानते हैं वस्तु को जब हम प्रकाशीय के ध्रुव और फोकस बीच रखते हैं, जब वस्तु को यानी अवतल दर्पण है पी ए और सी, अवतल वस्तु को जब हम पी यानी पी ध्रुव और फोकस भी रखते हैं तो रखते हैं ना, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है सीधा, काल्पनिक और वस्तु से बड़ा बनता है, इसलिए वस्तु को कहाँ रखा गया है तो मुख्य फोकस कहाँ ऑप्शन नंबर का है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, किस दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा
सीधा होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब आता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो यहाँ पूछ रहा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अगला सवाल है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण में आवर्धित और काल्पनिक कहाँ बनेगा जी? काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब भी हम वस्तु को ध्रुव और फोकस भी रखें तब है ना। यानी वस्तु को जब हम ध्रुव और फोकस भी रखते हैं तो हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब आता है। तो वस्तु को कहाँ रखा गया है? वस्तु कहाँ रहेंगे? फोकस के अंदर, यानी ध्रुव और फोकस के बीच बोल रहा है, ठीक है। यानी अवतल दर्पण द्वारा आवर्धित काल्पनिक बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखेंगे? तो फोकस के अंदर, ठीक है। अगला सवाल है, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? यानी प्रकाश तरंग का उदाहरण है, यानी किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है? तो प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और समझिए यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय तरंग अगर नहीं दिया रहता है और अनुप्रस्थ तरंग दिया रहना तो भी सही हो जाएगा। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है और अनुप्रस्थ तरंग भी है, ठीक है। अगला सवाल है, निर्वात में प्रकाश चाल होती है। निर्वात में प्रकाश चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश चाल क्या होती है? तो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और निर्वात में कहे चाहे हवा में कहे तो इतना ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ही, ठीक है। अगला सवाल है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन के हिसाब से काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, मोटर चालक के सामने लगा रहता है, यानी कह सकते हैं साइड मिरर के रूप में, यानी साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, उपयोग किया जाता है? अच्छा, मोटर चालक के सामने किस प्रकार का दर्पण लगा रहता है? तो जो दर्पण होता है उत्तल होता है। मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण, ठीक है। अगला है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है अवतल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम है 2 नियम, समझिए। ये कोई समतल दर्पण है, जिससे प्रकाश पड़ रहा है और मुड़ गया है, प्रकाश की मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जब इस पर प्रकाश पड़ेगा, यानी यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ प्रकाश आएगा और मुड़ जाएगा, यहाँ लंब डालेंगे, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो यहाँ पूछ रहा है प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब सब एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब सब एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। अगला सवाल है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? यानी कौन सा दर्पण जो है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो है अवतल दर्पण। किस दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब मिल सकता है? तो अवतल दर्पण। अगर समतल दर्पण की बात किया जाए तो समतल दर्पण केवल बराबर प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल दर्पण भी क्या करता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। बड़ा कौन बनाता है? अवतल दर्पण, ठीक है। अगला सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण जो है केवल काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो केवल काल्पनिक, ठीक है। अगला सवाल है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। अगला सवाल है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है जी? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, दोनों कथन सत्य है और इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला सवाल है, दंत विशेषज्ञ जो होते हैं किस दर्पण का उपयोग करते हैं? दंत विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो करते हैं अवतल दर्पण का। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। अगला सवाल है,
गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्तकार सीमा रेखा के व्यास को, यानी वृत्तकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहते हैं, यानी दर्पण के व्यास को, यानी गोले दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के व्यास को क्या कहते हैं, उस गोले के व्यास को गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं, चाहे हम कह सकते हैं दर्पण का द्वारक भी। ठीक है, यानी सवाल का है गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्तकार सीमा रेखा के व्यास को क्या कहते हैं, तो दर्पण का द्वारक, यानी गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है, अगला सवाल है एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा, तो एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है जी, तो आभासी, आभासी को बोलते हैं काल्पनिक, आभासी और छोटा, आभासी और छोटा, यानी यहाँ पर दे रहा ऑप्शन में वास्तविक और हरासित, काल्पनिक और हरासित, वास्तविक और आवर्धित। ऑप्शन में यहाँ पर हरासित दे रहा है, हरासित मीन्स होता है छोटा, हरासित मीन्स क्या होता है छोटा, और आवर्धित मीन्स होता है बड़ा, आवर्धित मीन्स क्या होता है बड़ा होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण में बना जो प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और छोटा, क्योंकि हरासित को ही बोलते हैं क्या, छोटा बोलते हैं, यानी काल्पनिक और छोटा। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, लाल का। अगर पूछेगा किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है तो वो बैगनी का। ठीक है, अगला सवाल है किस रंग का विचलन अधिक होता है, पूछ रहा है यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37, किस रंग का विचलन अधिक होता है, तो बैगनी का, बैगनी रंग का विचलन जो होता है अधिक होता है, और लाल रंग का जो विचलन होता है कम होता है, लेकिन लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है अधिक होता है, और लाल रंग का विचलन जो होता है कम होता है, लेकिन बैगनी रंग का बात किया जाए बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम और बैगनी रंग का विचलन जो होता है अधिक होता है। ठीक है, अगला सवाल है किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी मीन्स होता है फैलाना, यानी कौन सा दर्पण जो है किरणों को फैलाता है, तो कौन दर्पण है जी, तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करता है, उत्तल दर्पण यानी जब उत्तल प्रकाश पड़ता है तो किरणों क्या करता है, फैलाता है, प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है, यानी हम कह सकते हैं अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, पूछ रहे हैं यहाँ पे किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को। ठीक है, अगला सवाल है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, अवतल फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक, लेकिन उत्तल दर्पण फोकस दूरी होती है धनात्मक, उत्तल फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक, और समतल फोकस दूरी और वक्र दूरी जो होता है अनंत होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या है अवतल दर्पण फोकस दूरी होती है तो हमेशा ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ठीक है, अगला है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है अनंत होती है। ठीक है, अगला सवाल है और लास्ट सवाल है समतल दर्पण की शक्ति है होती है, समतल पर शक्ति क्या होती है, तो शून्य होती है, समतल पर जो शक्ति होता है शून्य होता है। तो इतना ही आज के लिए।